हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 6 जून 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो हेडिंग दैनिक जागरण ने बनाई है वो है कि दिल्ली और महाराष्ट्र में सोमवार से अनलॉक। यानी कि जिस तरीके से अब केसेस कम हो रहे हैं कोविड के, तो अब जो राज्य हैं जिन्होंने लॉकडाउन लगा रखा था वो अब अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। उसमें सबसे पहले दिल्ली और महाराष्ट्र ने शुरुआत करी है। ये पहले ही जताया जा रहा था कि ऐसा कुछ दिल्ली और महाराष्ट्र द्वारा किया जाएगा। तो ये जो लॉकडाउन लगाया गया था वो लगभग 1 महीने से ज़्यादा का हो गया था। अब पहले इसमें दिल्ली सरकार द्वारा मजदूरों को और औद्योगिक इकाइयों को कुछ छूट दी गई थी। उसके बाद अब यहाँ पर बाजार, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक और गली मोहल्ले व सड़क किनारे इकट्ठा दुकानें जो हैं वो रोज़ खुल सकेंगी। यानी कि जो सड़क के किनारे जो लोग लगाते हैं रेहड़ी वो भी खुल सकेंगी। आवश्यक सेवाओं में कार्यरत सभी कर्मचारियों को आना होगा। ई कॉमर्स कंपनियां होम डिलीवरी कर सकेंगी। सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए के 100% अधिकारियों को आना होगा। उसके नीचे वाले 50% कर्मचारी दफ्तर आएंगे। निजी दफ्तर 50% कर्मचारियों के साथ सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुल सकेंगे। कार्यरत समय ऐसा रखना होगा कि सब एक साथ सड़क पर ना आए। यानी कि जो इनकी जो आप कह सकते हैं छुट्टी का जो समय होगा वो थोड़े थोड़े अंतराल पर होगा, ताकि एकदम से भीड़ सड़कों पर ना आए। चाहे वो मेट्रो में एकदम से भीड़ ना आए या फिर बसों में भीड़ ना आए। इसी में नीचे एक पॉइंट दिया हुआ है कि तमिलनाडु में बढ़ा लॉकडाउन। तमिलनाडु में 14 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। सर्वाधिक केसेस वाले 11 जिलों को छोड़कर सोमवार से बाकी जिलों में प्रतिबंधों में मिलेगी छूट। 14 जून तक कर्नाटक ने लॉकडाउन और हिमाचल प्रदेश और गोवा ने बढ़ाया है कोरोना कर्फ्यू। महाराष्ट्र भी अनलॉक की तरफ बढ़ गया है, जहां पॉजिटिव दर 5% से कम एवं भरे ऑक्सीजन बेड 25% से कम हो वहां अनलॉक किया जाएगा। जहां पॉजिटिव दर 5% से कम एवं भरे ऑक्सीजन बेड जो है वो 25 से 40% होंगे। तो ये लेवल 1 और लेवल 2 तैयार किया गया है। लेवल 3 में जहां पॉजिटिविटी दर 5 से 10% एवं भरे ऑक्सीजन बेड 40% से अधिक होंगे। तो ये ऐसे लेवल तैयार किए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है ट्विटर को आखिरी मौका। देखिए, नए कानून को, आईटी कानून को लेकर ट्विटर और जितने फेसबुक, गूगल के साथ जो भारत सरकार की तनातनी चल रही है उसके बीच ट्विटर को एक और आखिरी मौका भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया है। विभिन्न इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को यूजर्स के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने की दिशा में तय नियमों को लेकर ट्विटर की आनाकानी पर सरकार ने नकेल कसने की तैयारी कर ली है। नए नियमों के अनुपालन को लेकर शनिवार को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को आखिरी नोटिस भेजा गया है। नोटिस में कहा गया है कि ये आखिरी चेतावनी है। अब भी नियमों का पालन नहीं हुआ तो आईटी कानून व अन्य दंडात्मक कानूनों के तहत ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंत्रालय की तरफ से भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि नियमों के पालन में कोताही से भारत के लोगों के प्रति ट्विटर की प्रतिबद्धता की कमी जाहिर होती है। 26 मई से नए नियम लागू हो चुके हैं। इसके तहत सभी इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को शिकायतों के निवारण के लिए चीफ कंप्लायंस ऑफिसर के साथ नोडल ऑफिसर, रेजिडेंस ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त करना है। ट्विटर ने अब तक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति को लेकर कोई सूचना नहीं दी है। वहीं नोडल व ग्रीवांस ऑफिसर भी भारत में ट्विटर के कर्मचारी नहीं हैं, जो कि नियमों के खिलाफ है। ट्विटर ने भारत में अपने कार्यालय का जो पता दिखाया है वह किसी लॉ फर्म का है, यह भी नियमों के विरुद्ध है। तो और ट्विटर से विवाद इसलिए भी है, नए आईटी कानून की जरूरत इसलिए है। देखिए, जो पश्चिमी देश हैं, जैसे अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए थे तो उन्होंने एक भाषण दिया और ट्विटर के माध्यम से एक ट्वीट किया और अपने समर्थकों को भड़काया। उस ट्वीट के करने के बाद ही जो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक थे वो भड़क गए और उन्होंने व्हाइट हाउस पर आक्रमण कर दिया, कह सकते हैं आप, हमला बोल दिया। और जो ट्रंप हारे थे उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था और उन्होंने ट्वीट किया था। और इसके बाद ट्विटर ने, समझ लीजिए उस समय ट्रंप राष्ट्रपति थे, तो एक इतने शक्तिशाली देश के आप राष्ट्रपति का अकाउंट डिलीट कर सकते हैं, तो फिर भारत में अलग कानून क्यों हैं? जबकि देखिए, भारत में जो 26 जनवरी को लाल किले पर जो किसानों द्वारा उपद्रव किया गया, कुछ आपत्तिजनक ट्वीट थे, सरकार ने ट्विटर से बोला कि उन एक ट्वीट को हटा दिया जाए, तो भी ट्विटर ने उन ट्वीट को नहीं हटाया।
जो कि भड़काऊ आप कह सकते हैं पोस्ट थे। तो ये दो तरीके का रवैया नज़र आता है ट्विटर का, जिस पर भारतीय सरकार ने अब पूरी तरीके से नकेल कसने की तैयारी कर ली है। नेक्स्ट है कि अब 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का पूरा करेंगे लक्ष्य। देखिए, पहले जो ये लक्ष्य है वो 2030 तक के लिए रखा गया था, लेकिन अब इसे 2025 कर दिया गया है। और ये सब जो कल पर्यावरण दिवस था उसके मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है। पीएम मोदी ने जैविक खेती और जैव ईंधन के उपयोग पर देश भर के किसानों के साथ चर्चा की है। साथ ही बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को प्रोत्साहन विषयों पर आयोजित, मतलब जो सब्जेक्ट था इसका वो था बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को प्रोत्साहन। ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आज से 7-8 साल पहले देश में एथेनॉल की चर्चा बहुत कम होती थी, लेकिन अब वह देश की बड़ी प्राथमिकताओं में जुड़ गया है। इसमें हर कोई इसके महत्व को समझने लगा है। उन्होंने एथेनॉल मिश्रण के रोड मैप को भी जारी किया है। साथ ही पुणे में एथेनॉल के उत्पादन और देश भर में इसके वितरण की महत्वाकांक्षी परियोजना E100 का शुभारंभ भी किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इसके बड़े फैसले के पीछे हौसला पिछले 7 सालों की वजह से सफलता, इसके तहत जो काम हाथ में लिया गया है उसे तय समय में पूरा किया जाना चाहिए। अब एथेनॉल का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? तो एथेनॉल जो है वो एक इको फ्रेंडली फ्यूल है और पर्यावरण को जीवाश्म ईंधन से होने वाले खतरों से सुरक्षित रखता है। इस फ्यूल को गन्ने के रस से तैयार किया जाता है, कम लागत पर अधिक ऑक्टेन नंबर देता है। MTBE जैसे खतरनाक फ्यूल के लिए ऑप्शन के रूप में काम करता है। यह इंजन की गर्मी को भी बाहर निकालता है। तो इसलिए एथेनॉल की उपयोगिता पर अब ज़्यादा विचार किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। देखिए, दिल्ली सरकार की एक योजना थी कि घर घर राशन योजना, उसे केंद्र सरकार ने उस पर रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार को केंद्र की ओर से बड़ा झटका लगा है। केंद्र ने केजरीवाल सरकार की महत्वाकांक्षी घर घर राशन योजना पर रोक लगा दी है। यह योजना 1 हफ्ते बाद लागू होनी थी, लेकिन केजरीवाल सरकार है और 72 लाख लोगों को उनके घरों पर राशन पहुंचाने के लिए ये योजना बनाई थी। दिल्ली सरकार के अगर सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार ने कहा है कि इस योजना के लिए उसकी मंजूरी नहीं ली गई है, इसलिए इस पर रोक लगाई गई है। इससे पहले राशन योजना के नाम को लेकर भी केंद्र ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि यह योजना केंद्र की योजना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आती है, इसलिए इसमें बदलाव केवल संसद कर सकती है। राज्य सरकारों का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। दिल्ली सरकार योजना का ना तो नाम बदल सकती है और ना ही इसको किसी और के साथ जोड़ सकती है। केजरीवाल सरकार इस योजना को 25 मार्च को लागू करना चाह रही थी, लेकिन केंद्र की आपत्ति के कारण ये डिले होता गया। नेक्स्ट न्यूज़ है, नाइजीरिया में ट्विटर अनिश्चित काल तक निलंबित। और ये हुआ क्यों है? क्योंकि सरकार ने देश में ट्विटर के ऑपरेशन पर संदेह जाहिर किया है। ट्विटर ने राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी का ट्वीट हटा दिया था। राष्ट्रपति ने ट्वीट में 1967 से 70 के दौरान 30 माह तक चले गृह युद्ध का उल्लेख करते हुए चेतावनी दी थी कि जो लोग सरकार को विफल करना चाहते हैं वे समस्या पैदा करने से बाज आएं। या तो आज जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं उसमें ऐसे कई हैं जिन्हें नाइजीरिया गृह युद्ध के दौरान हुए विनाश और जनहानि की कोई जानकारी नहीं है। हम ऐसे में जो 30 महीने तक मैदान में लड़ रहे हैं और युद्ध का सामना किए थे, वे उन्हें उसी भाषा में समझाएंगे जिसे वे समझते हैं। यानी कि एक तरीके से राष्ट्रपति की तरफ से एक उत्तेजित करने वाला या धमकी भरा आप कह सकते हैं कि एक आरोप लगाया है कि वो सरकार के खिलाफ भड़काऊ भाषण भी दे रही है। तो नाइजीरिया सरकार ने ट्विटर पर दोहरा मानक अपनाने और पश्चिमी अफ्रीकी देश में अलगाववादियों का समर्थन करने का आरोप लगाया था। आरोप लगाने के एक दिन बाद शुक्रवार को सूचना एवं संस्कृति मंत्री लाई मोहम्मद ने ट्विटर को अनिश्चित काल तक निलंबित करने की घोषणा की है। इसके बाद नाइजीरियाई टेलीकॉम फर्म ने शनिवार से ट्विटर को एक्सेस करने पर भी रोक लगा दी है। देखिए, नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में जो 3-4 न्यूज़ हैं इंपॉर्टेंट हैं, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं।
तो पहली न्यूज़ जो है कि 7 दिनों के भीतर होगा बीमा दावों का निस्तारण। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यानी कि PMJJBY के तहत निलंबित दावों का निस्तारण अब सिर्फ 7 दिनों में होगा। पहले इस काम में 30 दिन लग जाते थे, यानी कि पूरे पूरे 1 महीने का समय लग जाता था। वहीं बैंकों और बीमा कंपनियों के बीच दावा निस्तारण प्रक्रिया डिजिटल होगी। मृत्यु प्रमाण पत्र के बदले में इलाज करने वाले डॉक्टर का प्रमाण पत्र और DM या अन्य अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर बीमा क्लेम को पास किया जा सकेगा। शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत लंबित दावों को निस्तारण में तेजी लाने का निर्देश जारी किया है। PMJJBY की शुरुआत से लेकर अब तक 9,307 करोड़ मूल्य के 4.65 लाख दावों का भुगतान किया गया है। वहीं 1 अप्रैल 2020 से अब तक 99% निस्तारण दर से 2,403 करोड़ की धनराशि के 1.2 लाख दावों का भुगतान कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि एक नई व्यवस्था लागू की गई है जहां जिलाधिकारी द्वारा जारी एक सरल प्रमाण पत्र व नोडल राज्य स्वास्थ्य अधिकारी का अनुमोदन इन दावों को आगे बढ़ाने को पर्याप्त होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है कि कोरोना संकट के बीच भी GST संग्रह 1 लाख करोड़ से अधिक। कोरोना की दूसरी लहर के चरम पर पहुंचने के बावजूद इस वर्ष मई में GST संग्रह 1,02,709 करोड़ रहा। पिछले साल मई के मुकाबले यह रकम 65% अधिक है। हालांकि इस वर्ष कोरोना संकट की दूसरी लहर के बीच भी अप्रैल का GST संग्रह रिकॉर्ड 1.41 रहा था, लेकिन मई का संग्रह अप्रैल के मुकाबले 27% कम है। बहरहाल अच्छी बात यह है कि पिछले 7 महीनों में GST संग्रह 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर रहा था और मई में भी यह सिलसिला जारी रहा है। मई को मिलाकर पिछले 8 महीनों में GST संग्रह 1 लाख करोड़ से अधिक हो रहा है। मई का वास्तविक GST संग्रह 1.02 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो सकता है, क्योंकि कोरोना की वजह से कारोबारियों को GST रिटर्न फाइल करने की अवधि में छूट दी गई थी। सामान्य परिस्थितियों में कारोबारियों को महीने की 20 तारीख तक GST रिटर्न फाइल करना होता है। 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों को रिटर्न फाइल करने के लिए 15 दिन की छूट दी गई है। इस प्रकार उन्होंने गत 4 जून तक अपना रिटर्न फाइल किया होगा। 5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले कारोबारियों को जुलाई के पहले सप्ताह तक बिना किसी विलंब शुल्क के रिटर्न फाइल करने की छूट दी गई है। अब आपको यहाँ पर यह समझना होगा कि GST का GDP में कितना सहयोग है, ये आपको सर्च करना होगा और इसे आपको समझना होगा। नेक्स्ट है लोन मोरेटोरियम के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका। आपको एक बार बताया जा चुका है इससे पहले भी कि लोन मोरेटोरियम होता क्या है। देखिए, जो लोग अपने रहने के लिए या फिर बैंकों से या वित्तीय संस्थानों से जो कर्ज लेते हैं और जिसकी अदायगी ब्याज के सहित वो मंथली करते हैं, जिसे EMI कहा जाता है, उस पर जो छूट दी जाएगी उसे मोरेटोरियम कहा जाएगा। जैसे कि पिछले साल जो कोविड की पहली लहर थी उसमें 6 महीने का मोरेटोरियम पर छूट दी गई थी, लोन मोरेटोरियम पर छूट दी गई थी। अब वैसी ही मांग इस बार फिर से की जा रही है। हालांकि सरकार इस पर तैयार नहीं है, इसलिए अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। कई सेक्टर और वर्ग के कारोबारों पर कोरोना की दूसरी लहर के गंभीर असर को देखते हुए उन्हें कर्ज भुगतान में राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में कहा गया है कि कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप कम करने के लिए कई राज्यों में लगाए गए लॉकडाउन से लोगों और कारोबारियों को गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। याचिका में ऐसे लोगों को इस वर्ष जून से अगस्त तक कर्ज भुगतान से छूट या मोरेटोरियम दिए जाने की मांग की गई है। इसके साथ ही याचिका में अप्रैल से अगस्त तक कर्ज की किस्त चुकाने में विफल रहने वालों के लोन खातों को फंसा कर्ज घोषित करने की भी मांग रखी गई है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि ग्राहक भरोसा रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिरा। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर और कारोबार की जिंदगियों पर बेहद बुरा असर
पड़ने के चलते ग्राहक भरोसा बेहद डगमगा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के सर्वे के अनुसार मई में ग्राहक भरोसा अपने सूचकांक पर गिरकर 48.5 रह गया, जो इस वर्ष मार्च में 53.1 था। इस सूचकांक पर 100 से अधिक स्तर ग्राहकों के भरोसे में उछाल और उससे कम का स्तर गिरावट को दर्शाता है। अब एक न्यूज़ है कि बैंक की कोरोना संक्रमण को लेकर ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पंजाब नेशनल बैंक उद्यमियों को स्पेशल, आप कह सकते हैं कि कर्ज देगी। कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर के खतरे से निपटने के लिए अस्पतालों और ऑक्सीजन प्लांट संचालकों के साथ साथ वित्तीय संस्थान भी तैयार हैं। आपदा में वित्तीय संकट दूर करने के लिए बैंकों ने कमर कस ली है। बैंक विशेष योजना के तहत ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करेंगे, उन्हें आसान शर्तों पर कर्ज मुहैया कराएंगे। यह जानकारी सरकारी क्षेत्र के प्रमुख कर्जदाता पंजाब नेशनल बैंक के एमडी व सीईओ एस मल्लिका अर्जुन राव ने दी है। शनिवार को राव ने बैंक के वार्षिक वित्तीय परिणाम को लेकर देश की प्रमुख मीडिया संस्थानों से रूबरू हुए। इस दौरान मल्लिका अर्जुन राव ने दैनिक जागरण को बताया कि महामारी के दौरान जमा और औद्योगिक कर्ज में गिरावट आई है। बीता जो वित्त वर्ष चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन रिटेल, एमएसएमई और कृषि कर्ज में पीएनबी ने संतोषजनक वृद्धि दर्ज की है। हमारे चालू खातों में 11.50 और बचत खातों में 12% की वृद्धि हुई है। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज का जो पहला आर्टिकल है वो है छात्रों के मूल्यांकन का कठिन सवाल, और ये आर्टिकल लिखा है दैनिक जागरण के तरुण गुप्त द्वारा। देखिए, इसमें भी वो जो छात्रों की जो एग्ज़ाम कैंसिल किए गए हैं उस पर ही लिखा गया है। कोविड महामारी के कारण केंद्र सरकार ने पिछले साल की तरह इस साल भी सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं न कराने का फैसला किया है। 10वीं की परीक्षा न कराने का फैसला पहले से ही कर लिया गया था। केंद्र सरकार के फैसले के बाद कई राज्यों ने 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं न कराने का फैसला किया है। अपने देश में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं एक मील का पत्थर होती हैं, यानी कि एक लक्ष्य माना जाता है, आप कह सकते हैं कि एक पड़ाव माना जाता है स्टूडेंट की लाइफ का। और 10वीं के मुकाबले 12वीं की परीक्षा इसलिए ज़्यादा महत्व रखती है क्योंकि इस परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर जो स्टूडेंट हैं वो कॉलेजों में एडमिशन लेते हैं, प्रतिष्ठित संस्थानों में एडमिशन लेते हैं, आईआईटी में जाते हैं, या फिर स्कॉलरशिप के माध्यम से वो विदेशों में जाते हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं, एमबीबीएस के एग्ज़ाम देते हैं। तो ये सब 12वीं की जो एग्ज़ाम होते हैं और जो मार्क्स आते हैं उस पर डिसाइड होता है। तो इसलिए रिजल्ट तैयार करने में कुछ आसानी भी होगी और कुछ टफनेस भी आएगी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। सीबीएसई बोर्ड की ओर से केंद्र सरकार ने जल्द ही छात्रों के मूल्यांकन का तरीका बताने को कहा है। देखना है कि सुप्रीम कोर्ट उससे संतुष्ट होता है या नहीं। निसंदेह परीक्षाओं की अपना एक महत्व होता है, लेकिन जानबूझकर जोखिम भी मोल नहीं लिया जा सकता। यदि सरकारें इस नतीजे पर पहुंचती हैं कि छात्रों की सेहत की चिंता ज़्यादा जरूरी है तो यह उचित ही है। 12वीं की परीक्षाएं न कराने के फैसले के बाद प्रधानमंत्री ने छात्रों से बात की तो ज़्यादातर ने इस फैसले को सही बताया। वे छात्र अधिक खुश नजर आए जो इंजीनियरिंग व मेडिकल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे छात्र निराश हो सकते हैं जो 12वीं में अधिक अंक लाकर अपने मनपसंद विश्वविद्यालय अथवा विदेश में पढ़ना चाह रहे थे। फिलहाल यह कहना कठिन है कि विदेशी विश्वविद्यालय 12वीं के छात्रों की मूल्यांकन नीति को कितना महत्व देंगे। इसके साथ साथ देश के चुनिंदा विश्वविद्यालय भी छात्रों के आकलन की अपनी कोई व्यवस्था अपना सकते हैं। ऐसे में नामी स्कूलों के छात्रों लाभ में रह सकते हैं और सामान्य स्कूल के मेधावी छात्र घाटे में। जाहिर सी बात है, देखिए जो टॉप के स्कूल होते हैं जहाँ से हर साल मेरिट जाती है तो वहाँ के स्कूलों को तो स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और जो औसत स्कूल है या औसत छात्र हैं उनकी मार्किंग जो होगी वो औसतन होगी। हो सकता है कि जो औसत छात्र थे उन्होंने ज़्यादा मेहनत करी हो पिछले 6 महीने में या इस साल, तो होगा क्या कि वो अच्छे मार्क्स ला सकते थे, और जो टॉप का स्टूडेंट था हो सकता है उसने कुछ लापरवाही बरती हो, वो कम पर आ सकता था। तो ये कई ऐसे सवाल हैं जिस पर विवाद हमेशा रहेगा। आर्टिकल में लिखा गया है कि सवाल यह भी है कि क्या सीबीएसई और अन्य बोर्ड इतनी जल्दी कोई ऐसी तर्कसंगत एवं पारदर्शी मूल्यांकन की व्यवस्था बना पाएंगे जो पुरानी परीक्षा व्यवस्था का उचित विकल्प साबित हो।
आमतौर पर जो छात्र 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास करते हैं उन्हें आगे भी सफलता मिलती रहती है। अभी तक की जो व्यवस्था है उसमें 12वीं की परीक्षा के अंक ही छात्रों की आगे की शिक्षा का निर्धारण करते हैं। एक तरह से यही अंक उनके भविष्य को दिशा देते हैं। अधिकांश छात्र अपनी रुचि वाली पढ़ाई के अनुरूप ही करियर का चयन करते हैं। निसंदेह कई छात्र ऐसे भी हैं जो 12वीं में अच्छे अंक नहीं लाते हैं और विश्वविद्यालयों में भी सामान्य छात्र गिने जाते हैं, लेकिन आगे चलकर सफल व्यक्ति बनते हैं और नाम कमाते हैं। कई ऐसे एग्जाम्पल हैं, आपने देखा होगा कि जो आईएएस होते हैं उनके अगर आप इंटरव्यू पढ़ें तो उसमें कई ऐसे आपको आईएएस मिल जाएंगे जो एक सामान्य छात्र होते हैं। किसी के हाई स्कूल में 50% होते हैं, इंटर में 45% होते हैं, लेकिन वो ग्रेजुएशन में अच्छा करते हैं और उसके बाद वो एक कॉम्पिटेटिव, इतना टफ कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम बीट करते हैं और इतने प्रतिष्ठित पद पर पहुंचते हैं। तो ये सब चीज़ें भी सरकार को ध्यान में रखनी चाहिए थी। अगर कोविड काल में चुनाव हो सकता है, चुनाव की मतगणना हो सकती है, तो फिर एग्ज़ाम भी कराए जा सकते थे। नेक्स्ट है, और जब हम स्वर्ग लोक गए। देखिए ये एक हास्य व्यंग के तहत लिखा गया आर्टिकल, इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद बेलगाम ट्विटर। ट्विटर के 2 आर्टिकल, 2 न्यूज़ इसी न्यूज़पेपर में डिस्कस हुए हैं। एक में जब भारत सरकार द्वारा ट्विटर को आखिरी चेतावनी दी गई है और नाइजीरिया में जिस तरीके से ट्विटर को बैन किया गया है, तो इस आर्टिकल को भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं। वैक्सीन देने में भारत, अमेरिका और चीन आगे। यह इंटरनेशनल पेज है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि कोरोना महामारी के बीच अब तक वैक्सीन की 200 करोड़ डोज वितरित की जा चुकी हैं। इनमें से 60% भारत, अमेरिका और चीन को मिली है। डब्ल्यूएचओ के महासचिव टेड्रोस एधनोम ने के वरिष्ठ सलाहकार ब्रूस एलवार्ड ने एक पत्रकार वार्ता में बताया कि यह संख्या हमारी उम्मीद के मुताबिक है। संगठन ने कोवैक्स अभियान के तहत 127 देशों की वैक्सीन की 8 करोड़ डोज पहुंचाई है। उन्होंने कहा है कि भारत, अमेरिका और चीन को मिली वैक्सीन की डोज में से 60% उनके देश में ही निर्मित है। ब्रूस एलवार्ड ने एक सवाल के जवाब में कहा कि दुनिया भर के गरीब देशों में अब तक 0.5% ही वैक्सीन पहुंच पाई है, जो दुनिया की आबादी का लगभग 10% है। ब्रूस एलवार्ड ने कहा कि भारत में सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर आने के कारण वहां से आपूर्ति प्रभावित हुई है। ब्राजील ने भी कोवैक्सीन के आयात को मंजूरी दे दी है। ब्राजील ने भारत बायोटेक की कोरोना रोधी टीके कोवैक्सीन और रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी आयात के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ब्राजील ने नेशनल हेल्थ सर्विलांस एजेंसी अनविसा ने पहले भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के आयात के लिए मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। एजेंसी ने कोवैक्सीन के उत्पादन संयंत्र में कुछ जरूरी प्रक्रियाओं की कमी का हवाला देते हुए मंजूरी देने से मना कर दिया था। ब्राजील शुरू में कोवैक्सीन की 40 लाख डोज आयात करेगा। विशेष हालात में इसका इस्तेमाल किया जाएगा और उसके प्रभाव का आकलन किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, ब्रिटेन में कोरोना महामारी की तीसरी लहर का बढ़ा खतरा। ब्रिटेन में कोरोना महामारी की तीसरी लहर का खतरा बढ़ता जा रहा है। देश में 3 माह बाद शुक्रवार को सर्वाधिक 6,228 नए मामले पाए गए हैं। यहाँ गत मार्च को 5,924 केस मिले थे। महामारी की 2 लहरों का सामना कर चुके इस देश में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का भी कहर बढ़ गया है। देश में 21 जून से लॉकडाउन खत्म करने की योजना है, लेकिन नए केस बढ़ने पर अधिकारियों ने विकल्प तलाश करना शुरू कर दिया है। ब्रिटेन में दूसरी लहर में गत 8 जनवरी को सर्वाधिक 67,000 से ज़्यादा नए मामले पाए गए थे। इसके बाद दैनिक मामले घटकर मध्य मई में 2,000 के नीचे आ गए थे। अब फिर संक्रमण बढ़ता दिख रहा है। इस यूरोपीय देश में अब तक कुल 45,21,000 से अधिक मामले पाए गए हैं। बीते 24 घंटे में 11 मरीजों के दम तोड़ने से मरने वालों की संख्या भी 28,086 हो गई है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि FATF की निगरानी सूची में ही बना रहेगा पाकिस्तान। FATA का फुल फॉर्म जान लीजिए। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। वित्तीय कार्रवाई कार्य बल यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। FATF की क्षेत्रीय शाखा एशिया प्रशांत समूह ने पाक का इनहैंस
दर्जा बरकरार रखा है। एपीजी के इस कदम से पाक का FATF की निगरानी सूची में बने रहना निश्चित हो गया है। आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने और आर्थिक अपराध को रोकने के लिए प्रभावी तंत्र विकसित में नाकाम रहने पर यह फैसला किया गया है। पेरिस स्थित FATF ने जून 2018 में पाकिस्तान को निगरानी सूची में डाला था। उसी वजह से यह से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा है। FATF एशिया प्रशांत समूह ने 40 तकनीकी सिफारिशों के पाक द्वारा अनुपालन किए जाने के मामले में दूसरी फ्लो-अप रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 5 मामलों में अनुपालन 15 में बड़े पैमाने पर और एक आंशिक रूप से अनुपालन करने के लिए पाक पर फिर से मूल्यांकन किया गया था। देखिए FATF क्या है। FATF का फुल फॉर्म आपको बता दिया गया है, फिर से सुनिए ताकि आप जितनी बार सुनेंगे आपको याद होगा कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। यह कई देशों की एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। FATF एक तरह से पॉलिसी मेकिंग बॉडी है और दुनिया भर के देशों के लिए फंड को लेकर कई नियम बनाती है, यानी कि और इस पर भी जांच निगरानी करती है कि उस देश को किस तरीके से फंडिंग हो रही है, कहीं आतंकी फंडिंग तो नहीं हो रही है या फिर आतंकी गतिविधियां तो नहीं चलाई जा रही। ये सब बातें FATF अपने निगरानी में करता है। आपने देखा होगा कि ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को रखा गया है। तो ग्रे लिस्ट क्या होती है? ग्रे लिस्ट में मुख्य तौर पर उन देशों को शामिल किया जाता है जिन पर संदेह होता है कि वे देश ऐसी कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं जिससे आतंकी संगठनों और समूह को मिलने वाले वित्त पोषण को रोका जा सके। हालांकि अभी पाकिस्तान पर कई बार ब्लैक लिस्ट में जाने की भी नौबत आ चुकी है, लेकिन वो बचा हुआ है। चीन की वजह से शायद बचा हुआ है। ब्लैक लिस्ट में होगा कि इसे विदेशों से पूरी तरीके से वित्तीय मदद बैन हो जाएगी, नहीं मिलेगी। कई तरीके के प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे, कई आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगेंगे। तो ये सब चीज़ों से पाकिस्तान अभी तक बचता चला आ रहा है। देखिए एक न्यूज़ और है कि चीन और जापान में सेनकाकू द्वीप को लेकर बढ़ी तनातनी, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि सेनकाकू द्वीप किन दो देशों के बीच लड़ाई का मुद्दा है। चीन और जापान के बीच सेनकाकू द्वीप को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। चीन ने फिर दावा किया है कि वह उसकी मुख्य भूमिका का हिस्सा है। वहीं जापान ने कहा है कि चीन जानबूझकर टकराव की स्थिति पैदा कर रहा है। उसके पोत सेनकाकू व आसपास के विवादित द्वीपों की सीमा में 120 दिन से बने हुए हैं। जापान ने कहा है कि चीन उसके सेनकाकू द्वीप की सीमा में निरंतर मौजूदगी बनाकर अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रहा है। रक्षा मंत्री नोबुओ किशी ने कहा है कि हम सतर्क होकर निगरानी कर रहे हैं। वहीं चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि दिआओ यानी कि सेनकाकू को चीन में इसी नाम से जाना जाता है कि द्वीप उनके क्षेत्र में है, यहाँ की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। उन्होंने जापान से 4 सूत्रीय सैद्धांतिक सहमति का पालन करने को कहा है। तो ये आज का यानी कि 6 जून 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।